नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण जाखड़ राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राज्य की न्यायपालिका। पिछली वीडियो के अंदर हमने राज्य की विधायिका पढ़ा था, उसके बाद में हमने राज्य की कार्यपालिका पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका क्या होती है इसको जानना है और उसके बाद में स्टार्ट करना है कि राज्य की न्यायपालिका किस प्रकार है और देश की न्यायपालिका किस प्रकार है। देश की न्यायपालिका को जानते हुए हम राज्य की न्यायपालिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। ये बीएसटीसी वालों के लिए स्पेशल वीडियो है। चलो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राज्य की न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। जो राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भी न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है। केंद्र सरकार के अंदर भी उसका काम होता है लोगों को न्यायिक व्यवस्था मुहैया करवाना और विवादों का निपटारा करना। और राज्य के अंदर भी इसी प्रकार की न्यायपालिका होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। और राज्य की केंद्रीय न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट और उसका अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय भी आता है। और राज्य की न्यायपालिका के अंदर राज्य का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उसका अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट और उसके अधीनस्थ आने वाले छोटी अदालत भी इसके अंदर शामिल होती है। तो आपने जाना होगा राज्य की न्यायपालिका का काम है राज्य के लोगों को न्यायिक व्यवस्था मुहैया करवाना। और इसके अंदर कौन कौन आता है? राज्य का उच्च न्यायालय और उसका अधीनस्थ अन्य अदालतें उसके अधीन आती है। उच्च न्यायालय क्या होता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 214, संविधान का आर्टिकल है 214, उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। अब हाई कोर्ट का काम है उस राज्य के अंदर नीचे से आने वाले जितने भी मामले हैं निचले अदालतों के द्वारा सुनवाई की गई है और उनके ऊपर फाइनल निर्णय नहीं हुआ है और लोगों को स्वीकार नहीं है तो उसका फैसला हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट उसकी अपील सुनता है। ये कार्य है। उसके बाद प्रारंभिक और संबंधी बहुत सारे क्षेत्राधिकारी वो आगे हम पढ़ेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय का गठन होता है अनुच्छेद 214 के तहत। इस 214 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर अपना एक हाई कोर्ट होगा। यानी प्रत्येक राज्य के अंदर अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 के अंदर इसका अपवाद आ गया। 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। तो इसके अंदर ही प्रावधान किया गया है। और उच्च न्यायालय के संबंध में बात करूं तो भारत में उच्च न्यायालयों की स्थिति किस प्रकार है? भारत के अंदर कुल उच्च न्यायालय है वो 25 है। कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। देखो भारत के अंदर राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितने हैं? इनको प्लस करें तो इनकी टोटल संख्या होती है वो होती है 36। कितनी? 36। 28 2 30 और 6 36 कोर्ट होने चाहिए अनुच्छेद 214 के अनुसार। लेकिन 231 के अनुसार हमारे 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो संयुक्त हैं। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर आ सकता है, कितने हमारे भारत के अंदर हाईकोर्ट है जो संयुक्त हैं? तो उसका आंसर होगा 7 हाईकोर्ट है वो संयुक्त हाईकोर्ट है, जिनमें दो या दो से अधिक राज्यों के मामले आते हैं जो संयुक्त हैं। भारत का पहला संयुक्त हाईकोर्ट है वो है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट है वो मद्रास चेन्नई के अंदर स्थित है और वो तेलंगाना का है प्लस पांडिचेरी का है। केरल हाईकोर्ट ये भी संयुक्त है। केरल हाईकोर्ट है वो केरल राज्य का भी है और लक्षद्वीप का भी है। उसके बाद में है बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट जो मुंबई में स्थित है ये महाराष्ट्र का भी है, गोवा का भी है और दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली का भी साथ में है। उसके बाद आता है कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल का भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी है। उसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट जो आसाम के अंदर है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ये आसाम का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, नागालैंड का भी है, मिजोरम का भी है। ये कितने हो गए? 5। मद्रास, केरला, बॉम्बे, कलकत्ता और गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसके बाद छठा हाईकोर्ट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट, ये चंडीगढ़ में स्थित है। और 7वां हाईकोर्ट है वो है
हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट है, वो श्रीनगर हाई कोर्ट कहते हैं जिसको, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर, ये ज्यादातर आप सभी के अंदर देख लो, ये मद्रास, इसके बाद में बॉम्बे, और आप इनको हटा के देखो तो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जो 4 राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसके अंदर 4 राज्य, कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, ये सिर्फ 2 राज्यों का हाई कोर्ट है। लेकिन ऐसा एकमात्र हाई कोर्ट कौन सा है या उच्च न्यायालय कौन सा है जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों का है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट कौन सा, जिसके अंदर 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों का ये, वो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटकर इनके विभाजन के समय स्थापना हुई थी। और भारत के सभी राज्यों के अंदर अपना अपना हाई कोर्ट है, कुछ राज्यों के अंदर संयुक्त है, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका अपना हाई कोर्ट है? इन सभी का, जैसे कि जम्मू कश्मीर होता है, 2 है केंद्र शासित प्रदेश, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेशों का किसी न किसी राज्य के साथ हाई कोर्ट है, बट एकमात्र ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो उसका आंसर होगा दिल्ली। उसका आंसर क्या होगा? दिल्ली का हाई कोर्ट है, केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। चंडीगढ़ का देखें तो भी पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट उसके साथ में आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर होगा जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट है एकमात्र, और एकमात्र सिर्फ एक केंद्र शासित का अपना हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट होगा दिल्ली का। तो ये 7 हाई कोर्ट है वो संयुक्त है। और पहले जम्मू कश्मीर नहीं था तो इसकी जगह था हैदराबाद हाई कोर्ट। हैदराबाद हाई कोर्ट, हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, तो तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद हाई कोर्ट संयुक्त था। लेकिन 1 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2019 को अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्रा की राजधानी अमरावती, अमरावती के अंदर हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019 को स्थापना हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो आंध्र प्रदेश का अलग हाईकोर्ट हो गया, तेलंगाना का तो हैदराबाद है ही, तो इनका अलग हाईकोर्ट, तो ये संयुक्त से हटकर सिंगल हो गया। तो अब है वो 7 ही रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर वापस हो गया है, तो 7 हाईकोर्ट भारत के अंदर संयुक्त है। कुल हाईकोर्ट है वो 25 है, पहले 24 थे, 25वें हाईकोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को अमरावती के अंदर। ये क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये भारत में उच्च न्यायालयों की स्थिति है, ये भारत में क्या है? उच्च न्यायालयों की स्थिति है। अब देखते हैं, हमने टॉपिक वाइज पढ़ना उच्च न्यायालय के बारे में। ये गठन हमने पढ़ा अनुच्छेद 214 के तहत और 231 के तहत। उसके बाद हमने देख लिया भारत में उच्च न्यायालय की स्थिति क्या है। हमने पढ़ लिया 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसके अंदर 7 उच्च न्यायालय हैं वो संयुक्त हैं, और बाकी 18 उच्च न्यायालय हैं वो सिंगल है, केवल एक ही राज्य के उच्च न्यायालय हैं। चलो देखते हैं, अब है न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में। अब न्यायाधीशों की नियुक्तियों की जो बात है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेकर करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति, संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं। तो ये हो गई हमारी न्यायाधीशों की नियुक्तियों की बात। उनकी योग्यताएं क्या है? न्यायाधीश जो भी हो उच्च न्यायालय का, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता है कि या तो हाई कोर्ट के अंदर, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकालत का कार्य किया हो, या फिर उन्होंने किसी अन्य न्यायालय के अंदर 10 साल तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, उसकी ये दोनों योग्यता है। शपथ वो राज्यपाल के समक्ष उनकी शपथ होती है। कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल होता है वो उनका 62 वर्ष की उम्र तक कार्यकाल होता है, और पहले 60 वर्ष का था। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत न्यायाधीशों की जो उम्र है रिटायरमेंट की वो कर दी गई है 62 वर्ष, और ये उनका कार्यकाल हो गया। और इसके साथ ही वो इससे पहले भी अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से पद मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र ये दे सकते हैं। और इसके अलावा पद मुक्ति की जो बात है, इनको पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और राष्ट्रपति के लिए होती है, वो की सेम होती है। महाभियोग संसद के अंदर
इनके खिलाफ लाया जाता है, वो केवल कदाचार के आरोप में या हमारी जो संविधान है उसका उल्लंघन किया है, तो इन आरोपों के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अभी तक भारत के अंदर सफल रूप से नहीं हुई है, जैसे कोई महाभियोग के द्वारा भारत के अंदर न्यायाधीश को किसी को नहीं हटाया गया है। महाभियोग का पहला केस 1993 के अंदर अपने जज थे वी रामास्वामी, उनके खिलाफ, हाईकोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ, जी रामास्वामी के खिलाफ ये लाया गया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुल उपस्थित सदस्य होते हैं किसी सदन के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा दोनों के अंदर लाया जा सकता है, तो उनका 2/3 वोटिंग होनी चाहिए और कुल का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसको अब सभापति या अध्यक्ष होता है सदन का, वो इसको लाने से पहले खारिज भी कर सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को। यदि उनको सही लगे तो उसके बाद में वो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाता है। एक तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होता है और अन्य किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार एक ले सकता है। अब उनकी 3 जनों की कमेटी बनाकर सदन का अध्यक्ष उसकी जांच के लिए कहता है, जांच सही हो तो उसको फिर उस प्रस्ताव को सदन के अंदर रखा जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। 93 के अंदर ये केस आया था जी रामास्वामी के खिलाफ, तो उस पर ये राज्यसभा में पास नहीं हुआ था और न लोकसभा के अंदर पास हुआ था, इसको लोकसभा के अंदर रखा गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और ये विधेयक पास नहीं हुआ था। इसके बाद में भी बहुत सारे विधेयक लाए गए थे, 2011 के अंदर भी आया था और अन्य ऐसे महाभियोग के प्रस्ताव आए थे, लेकिन आज तक हमारे ऐसे प्रस्ताव कोई पास नहीं हुए। या तो न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया प्रक्रिया से पहले ही महाभियोग की, या फिर वो राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर कहीं पारित तो नहीं हुआ, या फिर सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने पहले से इसको खारिज कर दिया। तो चलो ये है हमारी पद मुक्ति महाभियोग की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की सेम है। अब इनका क्षेत्राधिकार क्या है? इनके क्षेत्राधिकार है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय होते हैं उनको प्रारंभिक यानी स्टार्ट से केस चुनने का, कोई डायरेक्ट हाईकोर्ट के अंदर जा सकता है और अपनी वहां पर अपनी जो केस है, जो भी समस्या है या कोई विवाद है उसको पेश कर सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट को ये पावर है, बाकी हाईकोर्ट को ऐसा पावर नहीं है। बाकी को अपीलीय क्षेत्राधिकार है, दूसरा अधिकार है हाईकोर्ट को। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है भारत के सभी उच्च न्यायालयों को, निचली अदालतों के अंदर कोई फैसला आता और वो निर्णय नहीं हुआ तो उनकी अपील हाईकोर्ट के अंदर जाते तो उनकी सुनवाई करने का अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा वो रिट संबंधी अधिकार, कोई लोगों के मूल अधिकारों का या अन्य कोई उद्देश्यों का है तो उनसे संबंधित रिट भी लगा सकता है हाईकोर्ट, ठीक है। उसके बाद रिट संबंधी अधिकार आगे है राष्ट्रीय न्यायिक परिषद। ये क्या हुआ था कि वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बना था, कमीशन बैठा था जिसको प्रशासनिक सुधार से संबंधित प्रस्ताव रखना था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था न्यायपालिका के संबंध में कि जो ये भ्रष्टाचार और वगैरह बढ़ रहा है न्यायाधीशों के अंदर, तो उनके समाधान के लिए उन्होंने एक आयोग गठित करने का आदेश दिया था, उसको कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक परिषद। उसको राष्ट्रीय न्यायिक परिषद ये जो बनी थी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 जज अन्य और हाईकोर्ट के 2 मुख्य जज इसके अंदर शामिल होते हैं। इनका काम होता है कि कोई भी हमारे न्यायपालिका से संबंधित जज है वो भ्रष्टाचार का कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच करने का अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक परिषद को है। तो ये हमने पढ़ा था उच्च न्यायालयों की भारत के अंदर गठन कैसे हुआ, क्या स्थिति है देश के अंदर, क्या योग्यता है, क्या पद मुक्ति है, क्या पत्र की नियुक्तियां, क्षेत्राधिकार और किस प्रकार के क्षेत्राधिकार उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय के बारे में। राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 29 अगस्त 1949 को जोधपुर के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसकी एक खंडपीठ जयपुर के अंदर भी है जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 के अंदर हुई थी। और हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 और खंडपीठ जयपुर में उसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1970 को स्थापित किया गया। और भारत के राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के, वो थे कमलकांत वर्मा, जस्टिस कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। जस्टिस इंद्रजीत महांती वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा हमारे हाईकोर्ट के अधीन जिला न्यायालय है दीवानी मामलों की सुनवाई करने के लिए, और फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए जिला सेशन कोर्ट है, और
बाकी दीवानी और फौजदारी अन्य मामलों की सुनवाई करने के लिए निचली अदालतें भी है। और वर्तमान हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जजों की संख्या है वो 51 है, 50 अन्य जज और एक मुख्य जज, कुल मिलाकर 51 जज होते हैं। पहले इनकी संख्या थी वो 40 थी, 2016 के अंदर इसको बढ़ा के 50 कर दी गई। 40 थे अन्य जजों की संख्या, वो 50 कर दी गई है। एक मुख्य जज होते हैं, कुल 51 जज होते हैं। और सबसे ज्यादा राजस्थान के हाईकोर्ट का मुख्य जज रहने वाले थे जस्टिस कैलाश नाथ वाचू। जस्टिस कैलाश नाथ वाचू भारत के प्रथम ऐसे राजस्थान के ऐसे प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे ज्यादा कार्यकाल अपने पद पर रहे हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 62 वर्ष उम्र कर दी गई है न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की, जो 60 वर्ष बढ़ाकर, और उसको किया गया है 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। ये दोस्तों हमने राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, उच्च न्यायालयों के बाद उच्च न्यायालय क्या है, क्या स्थिति होती है, क्या योग्यता है, पावर है, उनके बारे में पढ़ा। 2 नंबर हमने राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में पढ़ा। इतना शॉर्टकट है, ज्यादा बड़ा नहीं है राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य की न्यायपालिका के बारे में। दोस्तों इसको आप सही तरीके से इसके बारे में जो भी प्रश्न है याद रखना। और पिछले टॉपिक के अंदर राज्य की मैंने विधायिका और कार्यपालिका पढ़ाया था, तो कार्यपालिका के कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपको उत्तर बताने के लिए कहा था। जिन्होंने उत्तर मेरे को दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं उत्तर दिया है उनका भी शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट के अंदर जो आप जरूर बताइए जो मैं सवाल रखता हूँ। पिछले मैंने राज्य की कार्यपालिका के पार्ट पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो आपको सवाल रखे थे उसका आंसर है वो इस प्रकार है। वर्तमान राजस्थान की महाधिवक्ता कौन है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, पहला प्रश्न था। उसका उत्तर हो गया नरपत मल्होत्रा। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल राज्य परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 2 सदनीय। जहाँ पर विधानमंडल वहाँ एक राज्य परिषद होती है, वहां पर राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6% या कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब की गई, तो राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी सन 1967 के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल के अंदर। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में और इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा टाइम पर अपने मुख्यमंत्री पद पर रहे। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है तथा शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री दिलाते हैं, और नियुक्ति भी वही करते हैं, शपथ भी वही दिलाते हैं। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कब निर्धारित की गई, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 में की गई, जिसके तहत राज्यों के अंदर विधानसभा और केंद्र के अंदर लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होते हैं। इसकी निर्धारित संख्या की गई है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर निर्धारित की गई है। आज के हमने जो राज्य की न्यायपालिका पढ़ा उसके बारे में क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तथा 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तथा 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका आंसर सही तरीके से देना। क्वेश्चन नंबर 2, गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, एकमात्र है ऐसा। और चौथा क्वेश्चन है, देश का 25वां न्यायालय कब स्थापित किया गया। छठा क्वेश्चन है, जिला स्तर पर फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर फौजदारी मामलों की सुनवाई करने के लिए कौन सा कोर्ट होता है या कौन सा न्यायालय अदालत होती है, उसको क्या कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार आयोग की न्यायपालिका के संबंध में क्या रिपोर्ट थी। वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार आयोग की न्यायपालिका के संबंध में क्या रिपोर्ट थी, ये हमारे क्वेश्चन थे। इसका आंसर आप, ये 7 क्वेश्चन थे, इसका आंसर कमेंट के अंदर जरूर बताना। और कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित हो तो हमें कमेंट के अंदर जरूर पूछना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।